बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम बेसिकली प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और उनसे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। तो चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉजिटिव, पहली बात आपने याद रखनी है, प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। अब पॉजिटिव इंटीजर p इज कॉल्ड, हम बोर्ड को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, इज कॉल्ड प्राइम इफ it has no divisor d, अगर उसका कोई डिवाइजर नहीं आता d, such that 1 less greater than less than d, d less than p। तो ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। अगर आप प्राइम नंबर की एग्जांपल कोट करना चाहें तो वो भी आपके पास है। सबसे छोटा प्राइम आपके पास 2 होता है। यहाँ पर आपने याद रखना है, लोग 1 भी प्राइम कंसीडर करते हैं, प्राइम नंबर 1 नहीं होता। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास प्राइम है। इसके अलावा एक वर्बल एग्जांपल डेफिनेशन और बता रही हूँ जो आप बचपन से ही याद किए हुए हैं कि प्राइम नंबर आपके पास ऐसा नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली हम कहते हैं कि 2 डिवाइजर्स होते हैं। ऐसा नहीं जिसके 4 डिवाइजर्स हों, ये नई बात आप नोट कर लेनी है। प्राइम नंबर के 4 डिवाइजर्स होते हैं, एक प्लस माइनस 1 होता है और एक प्लस माइनस इटसेल्फ होता है। मतलब ऐसा इंटीजर जो इंटीजर p greater than 0 is always equals to prime number if it has 4 divisors, plus minus 1 and plus minus p. Now let's move toward the next definition which is composite number. ये मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, मैं वैसे वर्बली बोल देती हूँ। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लेकिन इसकी ना मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर को शो करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म बताई, इसी तरीके से कंपोजिट के लिए कंपोजिट नंबर के लिए आप इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें, कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं होता। प्राइम की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसका मतलब कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन फिर हो सकेगी। अगर मैं कह देती हूँ कि m आपके पास एक रिस्पेक्टिव कंपोजिट नंबर है तो फिर मैं m को लिख सकूंगी d1 d2, मतलब मैं उसके फैक्टर्स बना सकूंगी और ये जो फैक्टर्स होंगे ये इटसेल्फ प्राइम होंगे। मतलब d1 पर प्राइम वाली कंडीशन लगेगी और इसी तरीके से आपके पास D2 पर भी प्राइम वाली कंडीशन रहेगी। 1 आपके पास ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है और 2 आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इवन प्राइम है। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एवरी इंटीजर m greater than 1 has a prime number as divisor। कहता हूं आपको ये है कि जब कभी भी आप क्या लेंगे,
सोल्यूशन लिख लें, या अगर वो प्रूव कहता है तो प्रूव लिख लें कि जो भी इंटीजर आप 1 से बड़ा लिया करेंगे उसका लाजमन कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर हुआ करेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, मैथमेटिकली एग्जांपल देती हूँ फिर उसको आगे लेके चलेंगे। कहते हैं m 1 से बड़ा होना चाहिए। m 1 से बड़ा कौन कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे ही 1 से बड़े हैं ना। अब इनको मैं आगे कैटेगराइज करूं, 2 3 5 आगे 7, ये सारे के सारे प्राइम्स हो जाएंगे। और जो रह गए 4 6 8 9 10 12, ये सारे के सारे कंपोजिट्स हो गए। तो दो कैटेगरीज बन जाएंगी यहाँ पर इस थ्योरम के लिए। तो पहला केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में वो कहता है कि इफ m इज प्राइम, जैसे कि 1 के बाद फौरन 2 आता है तो वो प्राइम है। अगर जो हमें नंबर दिया गया वो प्राइम हुआ, 1 से बड़ा हुआ लेकिन प्राइम हुआ, देन उसका एक तो प्राइम डिवाइजर लाजमन मिलेगा। देन m हैज प्राइम डिवाइजर, उसका एक प्राइम डिवाइजर है, दैट इज m इटसेल्फ, जो m ही है। केस नंबर 2 की तरफ जाएं तो कहता है कि अगर वो प्राइम ना हुआ, मतलब 2 प्राइम में हो गया, 3, अगला 4 भी तो लिया जा सकता है। इफ m इज कंपोजिट देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि हम उसके पार्ट्स कर सकते हैं। नंबर इट कैन बी रिटन एज, ये किस तरह से लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आपने प्राइम कंपोजिट नंबर की एक और डेफिनेशन पढ़ ली है, नंबर विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैं इसको प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ सच दैट, फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर मैंने m लिया तो उसको मैं लिख सकती हूँ d1 d2। ठीक है, और इस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आपके पास d1 पर भी प्राइम की कंडीशन पूरी है और d2 पर भी प्राइम की कंडीशन पूरी है। अब यहां पर गौर करें, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने यहां पर 4 ले लिया तो 2 इंटू 2, मतलब मैंने m d1 d2 क्या ले लिया, 4 इज इक्वल टू 2.2। अब ये भी प्राइम था, ये भी प्राइम। अगर d1 d2 दोनों प्राइम हुए तो बात यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, 8 को फैक्टर्स लिख सकती हूँ 2.4, ये तो प्राइम आ गया लेकिन ये तो प्राइम नहीं है। हो सकता है कि d1 और d2 दोनों प्राइम हो। अगर d1 d2 दोनों प्राइम हुए तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, और अगर वो ना उनमें से कोई हुआ तो फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, फिर 4 की फैक्टराइजेशन होगी, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पर वो वही बात करता है, हियर d1 इज प्राइम, यहां पर इफ लिख लीजिएगा, हियर इफ d1 इज प्राइम, अगर प्राइम हुआ देन d1 इज प्राइम डिवाइजर, d1 क्या हो जाएगा, प्राइम डिवाइजर ऑफ m हो जाएगा। देन थ्योरम इज कंप्लीट, देन थ्योरम इज कंप्लीट। अब ये होगा, एक और केस ये भी तो हो सकता है, जिस तरह मैंने 4 का लिखा, मैं कोई और नंबर लिख लेती हूं। ठीक है, 16 लिख लेती हूं। ठीक है, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 ज़रब 4, तो 4 तो आपके पास ना d1 प्राइम है ना d2 प्राइम है, तो आप क्या करेंगे। नाउ दूसरा केस है कि अगर इफ d2 इज नॉट प्राइम, तो फिर हम दोबारा उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देन इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज
D1, D3, D4 और D3, D4 पर वही बात पूरी होगी, ये D4 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किधर सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर m में सब्स्टिट्यूट करें, तो m आपके पास हो जाएगा D3, D4, D2। अब फिर दोबारा वही बात आ जाएगी, अगर D3, D4, D2 में से सारे हुए प्राइम तो थ्योरम यही कंप्लीट है, और अगर इनमें से कोई प्राइम ना हुआ और कंपोजिट हुआ तो फिर उसकी आगे फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इफ एनी ऑफ D2, D3, D4 इस प्राइम, इनमें से कोई भी प्राइम हुआ तो हमें प्राइम डिवाइजर मिल जाएगा ना, देन इट इज प्राइम डिवाइजर ऑफ m, देन थ्योरम इज कंप्लीट, थ्योरम हमारा पूरा हो जाएगा। और अगर D2, D3, D4 आर नॉट प्राइम, अगर ये प्राइम ना हुए, जैसे मैंने यहां कहा है ये दोनों प्राइम नहीं है, देन बाय डेफिनेशन किसकी, कंपोजिट नंबर की, अगर वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर, इनको हम फैक्टराइज करेंगे, वही रीच हम पहुंच जाएंगे टू इंटीजर डी के। हम तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक वो फर्दर रिड्यूस ना हो सके, विच इज नॉट फर्दर फैक्टराइज्ड, मतलब हम तब तक प्रोसेस करते जाएंगे जब तक वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो लास्ट में फिर हमें एक और इंटीजर मिल गया, वो कि हैंस डी के इज प्राइम डिवाइजर ऑफ m। क्वेश्चन का लबे-लुबाब ये था कि जब कभी भी आप 1 से बड़ा नंबर लेंगे तो लाजमन आपको प्राइम डिवाइजर मिलेगा, मतलब जब भी आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आपके पास आंसर में लाजमन कोई ना कोई प्राइम आएगा। अगर प्राइम नहीं आता और कंपोजिट आता है तो फिर आने वाले कंपोजिट को आप दोबारा फैक्टराइज करें, और लास्ट टाइम तक आप फैक्टराइज करते रहेंगे तब तक जब तक आपको कोई ना कोई प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। तो आप 1 से बड़ा जो मर्जी नंबर उठा लें, जब हम उसके पार्ट्स करेंगे उसमें लाजमन कोई ना कोई प्राइम नंबर मिलेगा। यही वजह है कि हम छोटी क्लासेस में कहते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, फैक्टराइजेशन कर दें, वो टेबल बना दी, 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 25 को 5 क्रॉस 5, 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी देखा शेखा गया है। ठीक है, थ्योरम अपना फीडबैक भी दिया करें, इतने स्लो लर्नर, इतने स्लो लर्नर, एवरी, क्या आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। कंपोजिट नंबर n हैज प्राइम डिवाइजर, कि उसका प्राइम डिवाइजर होता है लेकिन वो लेस एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप ले लें 4, ठीक है, और जो इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं वो निकाल लें। इसके जो 4 के डिवाइजर्स हैं ना वो पहले देख लें। डिवाइजर्स इसके कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4, और प्राइम डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे इसमें से 2 और 4। ठीक है, तो वो आपको क्या कहता है कि नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, तो इसके प्राइम डिवाइजर्स कितने आए हैं, 2 आए हैं टोटल, 1 और 1 2।
तो ये जो 2 है वो लेस देन है स्क्वायर रूट ऑफ दिस या इक्वल। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, इस केस में एग्जैक्टली इक्वल है। आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ये नहीं बता रहा, आपको ये बता रहा है कि आप सिर्फ जज कर सकते हैं कि प्राइम डिवाइजर्स कितने हो सकते हैं, वो एग्जैक्टली आपको नहीं बताता। ये मैंने एग्जांपल ऐसी ले ली है कि जिसमें एग्जैक्टली उसने नंबर ऑफ डिवाइजर्स बता दिए। हो सकता है आप 6 को निकालें तो 6 8 निकालें, 16 निकालें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर यहाँ 9 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 9 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 और 9 होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट 9 लेती हूँ तो वो तो मेरे पास 3 आता है, और प्राइम डिवाइजर ये प्राइम नहीं है, तो प्राइम डिवाइजर तो यहाँ पर लेस देन का केस होल्ड किया है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको ढके चप्पे अल्फाज में एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, आपको आइडिया दे देता है कि कितने प्राइम डिवाइजर्स हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर से पीछे पीछे। अब यहाँ से हमें क्लियर है कि इसके प्राइम डिवाइजर 3 से छोटे हैं। अब 3 से छोटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए कि 2 हैं। हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो आपको ऊपर वाली हद पता चल जाती है कि इससे छोटे छोटे नंबर प्राइम डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमें उसने कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, इसका मतलब है हम जो भी रैंडमली नंबर n ले रहे हैं वो कंपोजिट है। सिंस n इज कंपोजिट, अगर n कंपोजिट है तो इसका मतलब है हम इसके टुकड़े कर सकते हैं और टुकड़े इसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे। देन n को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ a b, यहाँ पर ये भी प्राइम ये भी प्राइम। इन पर कंडीशन ये है कि आपके पास a 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और a और b आपस में बराबर हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं। कैसे? अगर आप 4 के पार्ट्स करते हैं तो वो 2.2 है, ये a है और ये b है, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया तो 2.3 ये a है ये b है। तो इधर आपने बात याद रखनी है कि इक्वालिटी का भी सिंबल होल्ड कर सकता है a और b में, और लेस देन का भी सिंबल होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया है। और यहाँ पर तो हमेशा लेस देन का ही सिंबल आएगा, वो n से लेस होगा। हम कंट्रारी सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज ऑन कॉन्ट्रैरी दैट, हमने कंट्रारी सपोज करना है कि a जो है वो बड़ा है किससे, स्क्वायर रूट ऑफ n से। यहाँ पर यही सिंबल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन a। अब a तो आपका किससे लेस है, b से, तो आप यहाँ पर लेस एंड इक्वल्स टू b डाल दें। रीजन क्या है, यहाँ से इसको ब्रेक करके देखें, लेस एंड इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ n आपके पास लेस देन a भी है और स्क्वायर रूट ऑफ n लेस एंड इक्वल्स टू b भी है। आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन a डॉट b, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा n लेस देन ए बी। अब यहां पर ऊपर देखें, आपने तो कहा हुआ था कि n इज इक्वल टू ए बी है, मतलब n के अगर आपने टुकड़े किए हैं तो वो एग्जैक्टली ए बी के बराबर है यहां पर। लेकिन यहां पर तो इक्वालिटी आई नहीं, इसका मतलब है वो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज आपके पास पॉसिबल नहीं है। सो हमारी अजम्पशन क्या है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। और जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो थ्योरम आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। थ्योरम आपके पास ये प्रूव हो गया कि एवरी कंपोजिट नंबर n हैज प्राइम डिवाइजर्स लेस एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, ये भी पेपर में काफी दफा आया हुआ है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। कोई आपसे कह दे सबसे बड़ा प्राइम बताएं, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सो फार दुनिया में किसी ने बताया ही नहीं है कि दुनिया में कितने प्राइम है। जैसे मैं आपको कह दूं
कि काउंटिंग का सबसे लास्ट वाला नंबर मुझे बता दें। सब बच्चे कह देते हैं इन्फिनिटी। याद रखें इन्फिनिटी नंबर नहीं है, वो सिंबल है। ठीक है, वो सिंबल इस तरीके से है कि बहुत बड़े नंबर को शो कर रहा है। वो नंबर क्या है वो फिर भी आपको नहीं पता। बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्राइम नंबर्स भी नहीं मालूम कि वो कितने इनफाइनाइट हैं। तो हम सपोज करते हैं उल्टा इससे, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं दैट क्या है, देयर आर फाइनाइट प्राइम्स। कितने प्राइम्स हैं, वो फाइनाइट है। फाइनाइट प्राइम नंबर, जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है उनको फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, डिन्यूमरेबल सबका पता होगा। ठीक है, फाइनाइट अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका शॉर्ट बना के डाल देंगे। सपोज ऑन कंट्री दैट देयर आर फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट नंबर्स हैं मतलब आखिरी वाला मुझे मालूम है, मैंने कंट्रेरी सपोज किया है, हकीकतन ये नहीं होता। आखिरी मुझे मालूम है, मैंने PR ले लिया। अब कहता है आप एक इंटीजर कंसीडर करें, कंसीडर द इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं सच दैट, इस तरीके से कि इन सारे प्राइम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइम नंबर ले लिए 2, फिर 3, फिर 5, इनको मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास 30 आएगा ना। 30 आएगा या 25 आएगा, जो भी आएगा, 2 3 बार 6, 6 5 बार 30, 30 आएगा। इस 30 में मैंने कोई 1 ऐड कर देना है तो वो नंबर आएगा 31। उस 31 को मैंने क्यू का नाम दे दिया। वो ये कह रहा है कि आपने एक इंटीजर क्यू इस तरीके से कंसीडर करना है कि आपने इन सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई करना है और उनमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, देन Q हैज प्राइम डिवाइजर्स, Q से कहता है फिर उसके प्राइम डिवाइजर्स होंगे। क्यों, रीजन यहां लिख दें, एवरी इंटीजर m ग्रेटर देन 1, अभी किया थोड़ी देर पहले, हैज प्राइम डिवाइजर्स। क्योंकि ये 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 1 से बड़ा नंबर है, तो m 1 से बड़ा आ गया। जब भी 1 से बड़ा आएगा उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर आएगा। इसका अगर प्राइम डिवाइजर है तो ये तो q के बराबर है, देन q का भी कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर आएगा और उसको हमने कह दिया q के इक्वल है। वी आर टू शो दैट हमने ये शो करना है कि वो जो Q है वो इन सब से डिस्टिंक्ट है, इनके जैसा नहीं है। I1 से लेके कहां तक है, R तक, मतलब वो Q इनसे डिस्टिंक्ट है। तो अब यहां पर फिर कंट्रारी सपोज कर लेते हैं। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि Q डिस्टिंक्ट नहीं है, Q उन्हीं में से कोई एक है। अगर कोई Q उन्हीं में से कोई एक है तो इसका मतलब है फिर Q, अगर Q Pi के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल P1 के इक्वल है, I1 के, Q इज इक्वल टू P1 होगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू P2, I को 2 लें, फिर 3 लें एंड सो ऑन, Q की वैल्यूज ये सारी होंगी। तो Q अगर P1 को डिवाइड कर रहा है तो फिर बाय नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी अगर A डिवाइड करता है B को तो उसके मल्टीपल्स को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर Q डिवाइड, यहां पर मैं इसको रफली बता देती हूं, अगर मैंने लिया Q किसके इक्वल है, P1 के, I मैंने 1 ले लिया। ठीक है, Q अगर मैंने 1 ले लिया तो इसका मतलब हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता है, अपना आप तो उसने किसके इक्वल रखा हुआ, P1। यहां से आ गया कि Q डिवाइड करता है P1 को। अगर Q P1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है Q उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो ये ले मैंने उसके मल्टीपल्स बना लिए PR तक। ठीक है, अगर उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करता है तो फिर डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। वो जरा देखिएगा, ये वाली चीज मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ कैसे,
कि P1 P2 अप टू PR को भी डिवाइड करेगा। होपफुली ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। एंड वो यहाँ पर गौर करिएगा और वो आपको कहता है कि Q जो है वो डिवाइजर है कैपिटल Q का, तो इसका मतलब है स्मॉल q फिर कैपिटल Q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर वो कैपिटल Q को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगाते हुए वो क्या करेगा, वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। और अगर आप इनका डिफरेंस देखें यहां से निकालें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q माइनस डेसिम हो तो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि Q डिवाइड कर रहा है किसको, 1 को। सिंस क्या है, Q माइनस P1 P2 अप टू PR, ये तो आपके पास किसके इक्वल है, ये तो आपके पास 1 के इक्वल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा हुआ है कि Q जो है वो प्राइम डिवाइजर है, 1 तो प्राइम होता नहीं। ये तो चीज तब ट्रू हो रही है जब Q की जगह 1 आए, क्योंकि 1 ही 1 को डिवाइड कर सकता है और तो कोई नंबर 1 को डिवाइड नहीं ना कर सकता। तो इसका मतलब है ये चीज ट्रू अगर माननी है तो इसका मतलब है Q की जगह 1 लिखा हुआ है, 1 डिवाइड 1, लेकिन Q की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो तो प्राइम है, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। आपके पास बेतहाशा प्राइम्स हैं, आपके पास फाइनाइट प्राइम्स नहीं है, बेतहाशा प्राइम्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, वो सिंपल सा है, उसको देखिएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी नंबर थ्योरी की सारी तैयारी करवा देगी इंशाल्लाह। थ्योरम, इफ P इज प्राइम, अगर P आपके पास कोई प्राइम है और P दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो देन फिर आपने ये प्रूव करना है या P किसको डिवाइड करेगा, A को डिवाइड करेगा, या P किसको डिवाइड करेगा, B को डिवाइड करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। हम लेट करते हैं कि P B को डिवाइड नहीं करता, तो फिर लाजमन P को किसको डिवाइड करना चाहिए, A को डिवाइड करना चाहिए। अगर P B को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है ये एक टेबल पर नहीं जाते। जो एक टेबल पर नहीं जाते वो तो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, और जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं उनका जीसीडी तो 1 होता है। तो मैंने ये लिख लिया कि जीसीडी 1 है। जिनका जीसीडी 1 होता है उनको तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो ये ले मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में भी इनको लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया A से, PAX BAY इज इक्वल्स टू A। अब यहां पर आपने गौर करना है, आपके पास क्या हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। हर नंबर अगर खुद को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है वो अपने मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। रीजन, इफ A डिवाइड्स B देन A डिवाइड्स BC। उसके बाद आपको गिवन है P डिवाइड्स करता है AB को। अगर P AB को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है P फिर AB के मल्टीपल को भी डिवाइड कर रहा है। रीजन यही सेम आ जाएगी। अगर P इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है P फिर इनके सम को भी डिवाइड करेगा, AXP और ABY। रीजन, इफ A डिवाइड्स B, अगर A आपके पास डिवाइड करता है B को और A डिवाइड करता है C को, देन वो इनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनका सम तो किसके इक्वल है, A के इक्वल है।
तो P फिर डिवाइड कर गया किसको, A को। हमने कहा था P B को नहीं डिवाइड करता, तो फिर P A को डिवाइड कर गया लाजमी। तो ये आपके पास क्या था, प्राइम कंपोजिट नंबर से रिलेटेड थ्योरम थे। अब इनका एक थ्योरम रहता है फंडामेंटल थ्योरम, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स वर्क टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।